नमस्कार। तो मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों माझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड की तरफ से दोस्तों फिर से नई रिक्वायरमेंट आई है नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए। और ये वैकेंसीज दोस्तों जब भी नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आती है ये आपका परमानेंट बेसिस वैकेंसीज रहता है। ठीक है, तो एमडीएल की तरफ से दोस्तों परमानेंट वैकेंसीज आया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। काफ़ी बढ़िया रिक्वायरमेंट है। ITI डिप्लोमा या अपने डिग्री पास आउट है तो ज़रूर अप्लाई करेंगे। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, सैलरी इसमें बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तो पूरी जानकारी के लिए प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की तरफ से आया है जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। काफ़ी बढ़िया रिक्वायरमेंट दोस्तों। और ये जो रिक्वायरमेंट रहेगा दोस्तों एज अ परमानेंट बेसिस रहेगा। देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव ऑन परमानेंट बेसिस। इससे पहले इसकी रिक्वायरमेंट आया था दोस्तों 3 साल का एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। हो सकता है आपका एग्जाम आपका जल्दी होने वाला है, बट अभी नई रिक्वायरमेंट आया एज अ परमानेंट बेसिस। ITI डिप्लोमा वगैरह कैंडिडेट्स हैं, अप्लाई ज़रूर करिएगा। काफ़ी बढ़िया रिक्वायरमेंट है। सारा डिटेल्स मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड दोस्तों इंडिया का लीडिंग शिप बिल्डिंग कंपनी है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। भारत के एक नवरत्न PUC सेक्टर की कंपनी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारी प्रोडक्शन वगैरह यहाँ पर करी जाती है। ठीक है, तो ये वैकेंसीज का नोटिस जो रिलीज किया गया दोस्तों आज ही के डेट में रिलीज किया गया दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो 25 नवंबर को। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट रहेगा स्किल्ड 1 के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। सभी पोस्ट के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला जो पोस्ट है दोस्तों आपका स्किल्ड 1 की। ठीक है, IDV के लिए यहाँ पर चीपर ग्राइंडर के लिए टोटल यहाँ पर 6 पोस्ट है। और ये यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट आप एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी बताता हूँ। कंपोजिट वेल्डर के लिए यहाँ पर देखिए 27 सीट है। तो वेल्डर ट्रेड के लिए काफ़ी बढ़िया रिक्वायरमेंट है। और इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर्स के लिए 7 सीटें हैं। और इलेक्ट्रिशियन के लिए भी काफ़ी बढ़िया सीट है, 24 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 10 सीटें, फिटर के लिए 10 है, गैस कटर के लिए 10 सीटें हैं। और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1 सीटें हैं। और जूनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 10 सीटें, जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 सीटें। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर मैकेनिकल के लिए 7 है। और जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 सीटें हैं। और मिल्क वेथ मैकेनिक के लिए यहाँ पर 6 सीटें हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों मशीनिस्ट के लिए 8 है। जूनियर प्लानर एस्टिमेटर मैकेनिकल के लिए यहाँ पर दोस्तों 5 सीटें हैं। और जूनियर रिगर के लिए जूनियर प्लानर एस्टिमेटर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 सीट है। रिगर के लिए भी काफ़ी ठीक ठाक सीट है, 15 सीटें। स्टोर कीपर स्टोर स्टाफ के लिए 8 सीटें। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर के लिए 25 सीटें। यूटिलिटी हैंड स्किल्ड के लिए यहाँ पर 6 सीटें। वुड वर्कर टेक्नीशियन कारपेंटर के लिए 5 सीटें। उसके बाद नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका सेमी स्किल्ड 1 ID2 की रिक्वायरमेंट है जिसमें फायर फाइटर्स के लिए 12 सीटें हैं। और यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल्ड के लिए 18 सीटें हैं। उसके बाद स्पेशल ग्रेड ID9 की वैकेंसीज है जिसमें मास्टर फर्स्ट क्लास के लिए 2 सीटें हैं। और लाइसेंस टू एक्ट इंजीनियर के लिए 1 सीट है। और इस तरह से टोटल अगर मैं रिक्वायरमेंट की अगर बात करूं तो 234 सीट है, यानी कि सीट ठीक ठाक है दोस्तों। परमानेंट वैसे सारे पोस्ट आपका ऐसा रहेगा। ठीक है, कुछ जो सीटें दोस्तों आपका डिसेबिलिटीज़ की अगर बात करूँ यानी कि PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर सीटें रिजर्व रखी गई है। और यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी दिया गया है। तो इस टाइप के अंतर्गत आप इस कैटेगरीज के डिसेबिलिटीज़ हैं तो आपको ये सीटें आपको अलग से रिजर्व मिलेगी। ठीक है, और अब यहाँ पर बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट के बारे में, ये कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर मैं बात करूँगा दोस्तों अगर चीपर ग्राइंडर के लिए तो इसके लिए दोस्तों आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए मस्ट 10th के साथ। अपने अगर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज वगैरह या चिपर ग्राइंडर से रिलेटेड कोई कोर्सेस है अप्लाई ज़रूर करेंगे। ये कंपलसरी नहीं कि आपका शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, कंपोजिट वेल्डर की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पर चीपर ग्राइंडर के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। किसी किसी में फ्रेशर भी अप्लाई करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, और कंपोजिट वेल्डर के लिए यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका अप्रेंटिस वगैरह सब में मांगा गया है। और वेल्डर या वेल्डर गैस या इलेक्ट्रिक हो या टी वेल्डिंग हो या मैग वेल्डिंग हो
अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कोई भी वेल्डर्स हो अप्लाई जरूर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है। इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर्स के लिए यहाँ पर दोस्तों आपका ITI इलेक्ट्रिशियंस होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस आपका शिप बिल्डिंग हो या कोई भी कंपनी का हो, अप्लाई जरूर कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपका ITI इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए और साथ ही अप्रेंटिस, सभी पोस्ट के ऑलमोस्ट अप्रेंटिस होना चाहिए। बिना अप्रेंटिस का आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, खास करके ITI वालों के लिए, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिशियन के लिए दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ITI इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए और अप्रेंटिस होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया दोस्तों, सबसे प्लस पॉइंट ये है, ठीक है। तो बिल्कुल फ्रेशर वाले अप्लाई जरूर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के अंतर्गत बहुत सारे ट्रेड होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, रडार, एयरक्राफ्ट, मैकेनिक टेलीविजन वीडियो, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, मैकेनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, वेपन्स एंड रडार, ये सारे ट्रेड इसमें अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत, ठीक है। फिटर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, फिटर में भी बहुत सारे ट्रेड हैं, जैसे फिटर हो गया, मरीन इंजीनियर फिटर हो गया, या शिप बर्थ फिटर हो गया, या स्टील वगैरह हो गया, ये सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें मिनिमम 1 साल का इंडस्ट्री जो है शिप बिल्डिंग एज अ फिटर फॉर मिनिमम 1 ईयर, ठीक है। तो 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, हालांकि आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिटर वगैरह से एक्सपीरियंस आपका MDL वगैरह या शिप बिल्डिंग से, आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। गैस कटर के लिए यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट दोस्तों, आपका अप्रेंटिस होना चाहिए इनमें से कोई भी ट्रेड से, ठीक है। और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की अगर बात करें तो 2 साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्सेस होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पर हिंदी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फुल टाइम आपने 2 इयर्स का ग्रेजुएशन कोर्सेज किए हिंदी और इंग्लिश वगैरह में, तो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। जूनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों आपका ड्राफ्टमैन इन मैकेनिकल स्ट्रीम्स आपने ITA वगैरह की NCBT से, अप्रेंटिस वगैरह है तो अप्लाई ज़रूर करेंगे। जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो इसके लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और डिप्लोमा में बहुत सारे यहाँ पर ब्रांचेस दिया है, इलेक्ट्रिक पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, अलाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे यहाँ पर ट्रेड है, आप अच्छा से देख लीजिएगा। इन सारे ट्रेड इसमें अप्लाई करेंगे। और जूनियर QC इंस्पेक्टर मैकेनिकल कर बात करें तो मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग, अलाइड मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मरीन इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल के अंतर्गत ये बहुत सारे यहाँ पर ट्रेड ब्रांचेस दिया है, वो सारे एलिजिबल होंगे, आपका डिप्लोमा होना चाहिए और इसमें भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, ठीक है। जूनियर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जो भी ब्रांचेस इक्विवेलेंट होते हैं वो सारे अप्लाई करेंगे। आप यहाँ से ब्रांच एक बार देख लीजिएगा। मिल्क ब्रेथ मैकेनिक अगर बात करें तो इसके लिए आपका ITI इस रिलेवेंट ट्रेड से होना चाहिए। मशीनिस्ट की अगर मैं बात करूं तो ITI मशीनिस्ट या मशीनिस्ट ग्राइंडर दोनों अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जूनियर प्लानर एस्टिमेटर मैकेनिकल की अगर बात करें तो मैकेनिकल के अंतर्गत ये सारे ट्रेड ब्रांचेज हैं, अप्लाई करेंगे डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स, ठीक है। और फिर से यहाँ पर डिप्लोमा की वैकेंसीज है, प्लानर एस्टिमेटर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और सारे ब्रांचेस में एलिजिबल होंगे जो भी यहाँ पर रेलेवेंट ब्रांच मेंशन है। रिगर की अगर बात करें दोस्तों, आपका ITI या NCBT, आपका ITI आपने कहीं से रिगर का कोर्सेस किया है, अप्रेंटिस वगैरह किए हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टोर कीपर और स्टोर स्टाफ की बात करें तो इसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों, डिप्लोमा या डिग्री यानी कि BTech है तो भी अप्लाई करेंगे, ये रिलेवेंट ब्रांच आपके होना चाहिए, ठीक है। साथ ही कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर की बात करें तो इसमें भी आपका ITI फिटर वगैरह है या फैब्रिकेटर वगैरह तो अप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। यूटिलिटी हैंड स्किल्ड के लिए भी वैकेंसीज है, इसमें मरीन इंजीनियर फिटर और शिप स्टील वगैरह या फिटर वाले भी इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वर्क वुड टेक्नीशियन कारपेंटर की वैकेंसीज है तो आपने ITI या इससे रिलेवेंट ट्रेड से किए हैं तो अप्लाई करेंगे। फायर फाइटर के लिए दोस्तों आपका डिप्लोमा मांगा गया है दोस्तों, ठीक है। 10th के साथ डिप्लोमा, सॉरी 10th वाले अप्लाई करेंगे फायर फाइटर के, लेकिन डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसमें, फायर फाइटिंग में, ठीक है। यानी कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th या इक्विवेलेंट विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन फायर फाइटिंग ऑफ मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन ऑफ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आप अगर फायर फाइटर के अप्लाई करेंगे उसके लिए 10th पास होना चाहिए और 6 मंथ का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसका, फायर फाइटर का, और आपको हेवी व्हीकल्स का लाइसेंस भी होना चाहिए। यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर MDL से रिलेटेड
या सी बिल्डिंग इंडस्ट्री यूटिलिटी हैंड का आपने 5 साल का एक्सपीरियंस है, अप्लाई करेंगे। मास्टर डिग्री मास्टर फर्स्ट क्लास की अगर बात करें तो इसके लिए दोस्तों महाराष्ट्र मार्टिटाइम बोर्ड या मार्टिटाइम मारीन से डिपार्टमेंट से आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है ये आप अच्छा से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, यह होना चाहिए। तो सारा डिटेल मैंने दोस्तों बता दिया है, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया रिक्वायरमेंट है, सारे कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे। कुछ कुछ पोस्ट में दोस्तों आपका एमडीएल वगैरह या सी बिल्डिंग का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और यहाँ पर एक चीज़ है दोस्तों, द कैंडिडेट हैविंग रेलेवेंट सी बिल्डिंग या सेलिंग एक्सपीरियंस ऑन गवर्नमेंट POC CPR will be allotted up to 40 marks. Candidate who have worked through a contractor in shipbuilding industry will not be considered eligible the above post। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है दोस्तों, आपने अगर शिप बिल्डिंग सेलिंग एक्सपीरियंस आपके पास है, चाहे कोई गवर्नमेंट या PSU CPR वगैरह से, तो आपको 40 नंबर का मार्क्स मिलेगा, आपको प्रेफरेंस मिलेगा 40 नंबर का, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और दिया है, कौन यहाँ पर देखिए, who have worked through a contractor in shipbuilding industry will not be considered eligible for the above post। ठीक है, तो ये आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस आपने कहीं शिप बिल्डिंग में काम वगैरह किए हैं तो ये पोस्ट के लिए आपका एलिजिबल नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिए, यानी कि 40 नंबर जो है कॉन्ट्रेक्चुअल वगैरह में आपने कहीं शिप बिल्डिंग वगैरह किए तो वो 40 नंबर आपको शायद नहीं मिलेगा। इसी लाइन वाला एक बार अच्छा से कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूज है, बट जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि 40 नंबर जो भी कैंडिडेट शिप बिल्डिंग वगैरह में काम कर रहे हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्टर बेसिस में काम कर रहे हैं तो वो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आपको अच्छा से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। या तो ये भी हो सकता है दोस्तों यहाँ पर कि जो भी शिप बिल्डिंग है दोस्तों आपका शिपयार्ड है वो आपका गवर्नमेंट PSU से होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट PSU से रजिस्टर्ड नहीं है शिप बिल्डिंग कोई कंपनी का, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका 40 नंबर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको होना चाहिए। तो जो भी शिपयार्ड वगैरह से आपके पास एक्सपीरियंस है वो आप देख लीजिएगा कि गवर्नमेंट PSU सेक्टर से मतलब कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपका मैकेनिकल के अंतर्गत जितने भी इक्विवेलेंट ब्रांचेस होता है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रांचेस से रिलेटेड दिया गया है, ठीक है। आप अगर दोस्तों अगर बात करेंगे इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में तो मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और सैलरी वगैरह की बात करें दोस्तों, यहाँ पर सैलरी वगैरह दिया गया है दोस्तों। ये आपका बेसिक सैलरी, यहाँ पर मैक्सिमम सैलरी यहाँ पर दे सकते हो दोस्तों। ITI का भी काफ़ी बढ़िया सैलरी इसमें मिलता है, ठीक है। तो ये फॉर्म दोस्तों और एज लिमिट भी दिया है दोस्तों, 38 साल तक जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारा डिटेल्स आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट वगैरह होगा। ये सारा डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे। आप अगर चाहेंगे तो मैं आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न का अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। फॉर्म दोस्तों ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। फॉर्म दोस्तों आप यहाँ पर दे सकते हो, 25 नवंबर से स्टार्ट हो गया है और 26 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म आपका 25 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, 26 दिसंबर तक 16 दिसंबर 16 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर सिलेबस एग्जाम पैटर्न का वीडियो चाहिए या फॉर्म को आपको कैसे अप्लाई करना है उसका वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मैं दोनों का वीडियो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश ज़रूर करूंगा। हालांकि मैंने इसके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम का पैटर्न, MDL का रिलेटेड क्वेश्चन मैं सारा अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर रखा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।